अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पीरियोडिक एनॉमलीज़ का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है हमारा टॉपिक जो है द यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल बाय नॉन मेटल्स। आज हम लोग जो है हैवियर कंजेनर्स मतलब थर्ड रो एलिमेंट्स की बात करेंगे, यहाँ जहाँ पर हम लोग डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देखेंगे कि डी ऑर्बिटल किस तरह बॉन्डिंग में जो है नॉन मेटल्स में वो इन्वॉल्व होता है। इट इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट दैट द एलिमेंट लिथियम टू फ्लोरीन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एस एंड पी ऑर्बिटल्स। अब वो कहते हैं ये बात हम लोगों ने देखी है कि हमारे पास जो लिथियम से लेकर फ्लोरीन के सेकेंड रो एलिमेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एस और पी ऑर्बिटल्स तक। But their heavier congeners such as sodium to chlorine can use 3s 3p and 3d orbitals। लेकिन अगर हम उन थर्ड रो एलिमेंट की बात करें जो कि हमारे पास सोडियम से स्टार्ट होता है क्लोरीन तक, वो कहते हैं कि उसमें हमारे पास s और p के साथ d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉन्डिंग इन हेवियर एलिमेंट दैट द लाइट कंजेनर डू नॉट इन्जॉय। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि एस और पी के साथ साथ डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हो जाती है हमारे पास बॉन्डिंग के लिए, जो कि हमारे पास लाइटर कंजेनर मतलब हमारे पास फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स में नहीं थी। The extent to which these element use valence shell d orbital is a matter of controversy। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे पास हैवियर कंजेनर्स हैं वो डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं या किस हद तक यूज़ करते हैं, ये मैटर अभी तक कंट्रोवर्सरी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस विल बी डिस्कस्ड फर्स्ट। वो कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फिर हम लोग उसकी थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस पे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। अब वो कहते हैं कि सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल जो है एविडेंस देखे जिसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है जो बना था, जिसमें किसके नतीजे में डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना, हम लोग उसको देखेंगे। इट इज़ अ फैक्ट दैट द सेकेंड रो एलिमेंट लिथियम टू फ्लोरीन show a maximum covalence of 4 responding to a maximum hybridization of sp3। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास हम लोग ये जानते हैं कि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी 4 का मतलब क्या है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि इनके पास s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s होता है और 3 p होते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास sp3 बनता है, 1s और 3p। तो 1 और 3 इनको मिला के हमारे पास 4 वैलेंसी आती है, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास sp3 होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं इन कंट्रास्ट थर्ड रो एंड हैवियर एलिमेंट शो 5, 6 एंड 7 कोऑर्डिनेशन कंसिस्टेंट विद द यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल। वो कहते हैं कि अगर हम हैवियर कंजेनर मतलब थर्ड रो एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 6 और 7 शो करते हैं। वो किस वजह से, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्विंग की वजह से। नेक्स्ट वो कहते हैं क्या सेकंड फैक्टर विच में इफेक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। वो कहते हैं कि सेकंड फैक्टर भी हो सकता है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है, ठीक है, एंड विच डज़ नॉट रिक्वायर द अजम्पशन दैट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इज साइज। तो वो कहते हैं कि एक जो सेकंड इफेक्ट है वो ये है कि डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि जो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ जो है वो इफ़ेक्ट करता है ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होने में। वन वुड एक्सपेक्ट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज अपॉन प्रोग्रेसिंग डाउन द चार्ट। वो कहते हैं कि ये कहा जा सकता है, ये कहा जाता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन जो है डाउन द पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं, तो क्योंकि साइज़ बड़ा होता जाता है इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। And indeed it does. Thus the number of sigma bond a non-metal form may be determined as much by the number of substituent that get fit as by the number of orbital available। अब वो कहता है कि हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अब साइज़ बड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स भी जहाँ पे मतलब बॉन्डिंग होती है उनके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिपेंड करता है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस बात को कहा गया है कि डी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन नहीं होती, बल्कि क्योंकि हम लोग जैसे डाउन द चार्ट मूव करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता चला जाता है, तो उसके नतीजे में वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने की वजह क्या है कि साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है फॉर पाई बॉन्डिंग, कि डी ऑर्बिटल जो है सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई ऑर्बिटल में भी, पाई बॉन्डिंग में भी जो है इन्वॉल्व होता है। तो वो किस तरह से होता है, इसमें हमारे पास है द फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इन फास्फोराइल कंपाउंड्स। यहाँ पे हम लोग फास्फोरस की जो है एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हमारे पास फास्फोरस जो ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा फास्फोराइल कंपाउंड्स में। In the case of pi bonding, we again find the old problem of detecting the existence of bond। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिटेक्टिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम पाई बॉन्डिंग की एग्जिस्टेंस को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वी कैन इन्फेयर द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन वी फाइंड टू एलिमेंट एट अ डिस्टेंस कंसीडरेबली शॉर्टर देन द सम ऑफ देयर वंडर वॉल रेडियाई। वो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है दो एटम्स के दरमियान मौजूद है। तो उसमें वो कहते हैं कि वंडर वॉल जो रेडियाई होती है हमारे पास, वंडर वॉल रेडियाई, तो इससे कम जब हमारे पास डिस्टेंस होता है दो एटम्स के दरमियान, वंडर वॉल रेडियाई के डिस्टेंस से जब कम डिस्टेंस होता है, इट मीन्स कि उनके दरमियान जो है सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द डिटेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड डिपेंड ऑन मोर सूटेबल क्राइटेरिया। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की डिटेक्शन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, शॉर्टनिंग और स्ट्रेंथिंग ऑफ अ बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उन स्पीशीज़ पर, उन एलिमेंट एटम्स पर चार्ज है तो वो भी हमारे पास स्टेबलाइज हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा विच मे बी इक्वीवोकल, वन एग्जाम्पल ऑफ द अपेरेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग इन फास्फीन ऑक्साइड। अब वो कहते हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसके अंदर पाई बॉन्डिंग होती है और किस तरह से हम लोगों को उस पाई बॉन्डिंग का पता चलता है। सबसे पहले हमारे पास फास्फीन ट्राई अल्काइल है, प्लस हमने उसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास फास्फीन ऑक्साइड बन गए। तो वो कहते हैं कि द रिएक्शन टेक प्लेस सो रेडिली दैट एलिफेटिक फास्फीन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वो कहते हैं ये रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है और इतना इजीली हो जाता है कि हमें जो है फास्फीन को ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। द ट्राई एराइल फास्फीन आर मोर स्टेबल। अगर वो कहते हैं कि एलिफेटिक फास्फीन की निस्बत अगर हम ट्राई एराइल फास्फीन की बात करें तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन दिस रिगार्ड, बट स्टिल कैन बी ऑक्सीडाइज रेडली। लेकिन वो भी जो है, हालांकि वो एलिफेटिक फास्फीन से जो है वो स्टेबल होते हैं लेकिन वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इतना ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है इन कंट्रास्ट एलिफेटिक अमाइंस। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास जो है फास्फोरस और हम उसके ऊपर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इन कंट्रास्ट एलिफेटिक अमाइंस डू नॉट हैव टू बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम एटमॉस्फेयर आल्दो दे कैन बी ऑक्सीडाइज। अब वो कहते हैं कि अगर हम फास्फोरस के कंट्रास्ट कर रहे हैं अमाइन के साथ तो एलिफेटिक अमाइंस को हमें प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता, हाँ, लेकिन वो फिर भी जो है हमारे पास जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्राई अल्काइल अमाइन है, उसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये हमारे पास जो है अमाइन ऑक्साइड जो है वो बन जाती है। लेकिन जो हमारे पास अमाइन ऑक्साइड बनी है, हाउएवर द अमाइन ऑक्साइड डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, वो स्टेबल नहीं होती। जब जैसे ही हम उसको हीट देते हैं अमाइन ऑक्साइड को तो वो हमारे पास क्या होती है कि फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाती है। आ रिएक्शन कम्प्लीटली अननोन फॉर फास्फीन ऑक्साइड, लेकिन फास्फीन ऑक्साइड में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, चाहे हम उसको जितनी भी हीट दें वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं होता, विच आर थर्मली स्टेबल, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है। वैसे भी हम लोगों ने पीछे बात की, जो हमारे पास फास्फीन ऑक्साइड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं इन फैक्ट इट हैज़ बीन सेड दैट, वो कहते हैं ये कहा गया है कि टर्शरी फास्फीन ऑक्साइड हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर इन द फैमिली ऑफ ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड। अगर वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो हमारे पास टर्शरी फास्फीन ऑक्साइड होता है। दे कैन नॉट बी रिड्यूस इवन बाय हीटिंग विद मेटालिक सोडियम। वो कहते हैं कि अगर हम इसको मेटालिक सोडियम के साथ भी हीट करें तब भी ये रिड्यूस नहीं होता। सोडियम जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मेटालिक सोडियम, लेकिन हमारे पास जो फास्फीन ऑक्साइड होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि वो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते। द टेंडेंसी ऑफ फास्फोरस टू फॉर्म सच एज पी ओ बॉन्ड जो है या आर पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फास्फोरस केमिस्ट्री एंड मे बी यूज टू रेशनलाइज एंड प्रिडिक्ट द रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो फास्फोरस की टेंडेंसी है डेटिव बॉन्ड बनाने की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की या डबल बॉन्ड लिंकेज बनाने की, ये फास्फोरस की अपनी केमिस्ट्री है और यही जो है इसी की बेस पे जो है हम लोग रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द लोअर फास्फोरस एसिड एग्जिस्ट इन 4 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर इवन दो दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 3 कोऑर्डिनेट हैलाइड। अब हमारे पास फास्फोरस है जिसमें हमारे पास 3 हैलाइड है, जब हमने उसकी ऑक्सीडेशन कराई तो वो हमारे पास जो है 4 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बना, मतलब इसमें 4 जो है हमारे पास बॉन्ड्स बने। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस के साथ 2 हैलाइड हैं, एक आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। जब हम लोगों ने उसकी जो है ऑक्सीडेशन कराई तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना। अब आप इस स्टेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे पास डबल बॉन्ड भी कंसीडर किया जा सकता है। वो कहते हैं द टेंडेंसी टू फॉर्म पी डबल बॉन्ड ओ
Bond is responsible for the abrasive reaction described as one of the most useful reaction in organophosphorus chemistry. अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास रिएक्शन है डबल बॉन्ड जिसमें फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये हमारे पास बहुत यूजफुल रिएक्शन है ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिस्ट्री में. द टिपिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ट्राई अल्काइल फास्फाइड टू फास्फोनेट. वो कहते हैं ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फेट होती है वो हमारे पास रीअरेंज होकर फास्फोनेट में कन्वर्ट हो जाती है. If the catalytic amount of Rx are replaced by the equimolar amount of R-X, the role of alkyl halide in the formation of क्वासीफॉस्फोनियम साल्ट इज़ रिवील्ड. अब वो कहते हैं कि अगर हम लोग जितनी हमारे पास R-X की अमाउंट है उतनी ही अगर हम R-X की अमाउंट उसमें डाल दें तो वो उसको रिप्लेस कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे पास साल्ट जो है वो किस तरह साल्ट की फॉर्मेशन जो है वो रिवील्ड हो जाती है. यहाँ पर हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फीन थी, उसका हमने लोगों ने रिएक्शन कराया R-X के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास इस तरह से रिएक्शन जो है मतलब ये वाला जो R है इसने इस जो है R को रिप्लेस कर दिया. इस तरह से हमारे पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है. नेक्स्ट वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल फास्फीन बाय हैलोजेंस. अब जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराया तो उसी तरह वो कहते हैं अगर हम इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास सेम तरह का ही प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन को ऐड किया, वहाँ हमने अल्काइल हैलाइड ऐड किया था, तो यहाँ पर क्लोरीन ने जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया और उसके नतीजे में हमारे पास Cl2 की बजाय RCl बन गया और एक क्लोरीन जो है वो हमारे पास फास्फीन के साथ जाके अटैच हो गया. नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइनल डिफरेंस. अब वो कहते हैं कि अमाइन और फास्फीन में एक और डिफरेंस ये है कि फाइनल डिफरेंस बिटवीन अमाइन एंड ऑक्साइड एंड फास्फीन ऑक्साइड लाई इन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. इनकी पोलैरिटी में भी डिफरेंट है, डिफरेंस है. द डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज 16.7. अब वो कहते हैं कि अगर हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की बात करें तो इसकी पोलैरिटी, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास 16.7 है, जबकि अगर हम इसका कंपेयर करें ट्राई फास्फीन ऑक्साइड के साथ तो वो हमारे पास 14.6 होता है. अब डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो डाइपोल मोमेंट होती है हमारे पास चार्ज सेपरेशन. जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेट होता है उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है. इट मीन्स कि अमाइन ऑक्साइड में क्या होता है कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है या पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्राईफास्फीन ऑक्साइड. ट्राईफास्फीन ऑक्साइड में हम लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड बन जाता है और डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो चार्ज सेपरेशन होती है, जो चार्ज होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं. इस वजह से ट्राईफास्फीन ऑक्साइड में जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट कम होते हैं और ये भी इस बात की जो है एक हमारे पास गवाही देता है कि ये जो हमारे पास फास्फीन है वो डबल बॉन्ड या फिर डी ऑर्बिटल की उसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन हो जाती है. अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस पोलैरिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ द अमाइन ऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्राइड. अब क्योंकि अमाइन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डाइपोल मूवमेंट है, उनके ऊपर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इस वजह से वो हाइड्रेट्स बना देते हैं. जब हम उनका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके नतीजे में हाइड्रेट्स बनते हैं एंड ग्रेटर बेसिसिटी रिलेटिव टू फास्फीन ऑक्साइड. और इनकी बेसिसिटी भी जो है फास्फीन ऑक्साइड से ज़्यादा होती है. उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो है जो मिथाइल अमाइन ऑक्साइड होते हैं उनके ऊपर चार्ज सेपरेशन होती है, जबकि हमारे जो फास्फीन ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा बेसिक नहीं होते. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ अमाइन ऑक्साइड एंड फास्फीन ऑक्साइड कैन बी रैशनलाइज इन टर्म ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग इन द लेटर. अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक और डिफरेंस ये भी है कि अमाइन ऑक्साइड और फास्फीन ऑक्साइड में कि फास्फीन ऑक्साइड में जो है वो बैक बॉन्डिंग हो जाती है. बैक बॉन्डिंग होने के लिए एक ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है और ऑर्बिटल जो है हमारे पास फास्फीन में एक्स्ट्रा ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में हमारे पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो उनके अंदर जो है बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती. वेयर द अमाइन ऑक्साइड आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल स्ट्रक्चर. अब वो कहते हैं कि कंटेनिंग अ डेटिव बॉन्ड. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जो है बॉन्ड बन रहा होता है, डेटिव बॉन्ड है, ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर देखें द फास्फीन ऑक्साइड कैन हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी पाई पी पाई. लेकिन अब जो हमारे पास ऑक्सीजन का पी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के पास कोई जो है डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जा सकते. लेकिन फास्फोरस में हमारे पास ये चांस है, हमारे पास क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको क्या करता है कि उनको बैक डोनेट करता है और जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के पी और फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के दरमियान पाई बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है.
अब यहाँ पर वो ये बता रहे थे बॉन्डिंग बिटवीन द फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसके नतीजे में हमारे पास डेटिव बॉन्ड बना। लेकिन अब क्योंकि इसके पास एक डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो फ्री हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वापस बैक डोनेट कर सकता है, जिसके नतीजे में इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा और इनकी जो चार्ज सेपरेशन है वो कम हो जाएगी। चार्ज सेपरेशन के कम होते ही इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। चार्ज सेपरेशन ज़्यादा नहीं है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होंगे। अ कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज आल्सो सपोर्ट द अबव इंटरप्रिटेशन। अब वो कहते हैं एक नेक्स्ट और बात भी है कि इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस जो है वो देखें तो उससे भी हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वाकई जो हमारे पास फास्फोरस और ऑक्सीजन है उसके दरमियान पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। The dissociation energy of p double bond O bond in a variety of a compound lie in range 5 to 600 kilojoule per mole compared with the value of nitrogen oxygen of about 200 to 300। अब हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसको तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं ज़रूरत होती जितनी कि हमें दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए होती है। इट मीन्स कि जब हम लोग फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें 5 to 600 किलोजॉल पर मॉल एनर्जी चाहिए, बट जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें 200 से 300 किलोजॉल पर मॉल जो है वो एनर्जी चाहिए। इट मीन्स कि क्योंकि इससे डबल एनर्जी इसको चाहिए तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इस बात को डिस्कस किया कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है सिग्मा के साथ जब पाई बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द फास्फीन ऑक्साइड आर द फास्फोनियम यील्ड R3PCH2 लाइक द ऑक्साइड टू रेजोनेंस फॉर्म। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे देखा कि फास्फीन के ऑक्साइड थे उसी तरह फास्फीन यील्ड भी है। हमारे पास यहाँ पर CH2 अल्काइल ग्रुप एक और आ गया तो वो भी उसी तरह से ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस के ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करेगा जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ फास्फोनियम यील्ड। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास फास्फोनियम ये जो कंपाउंड बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, बट नॉट द करस्पॉन्डिंग अमोनियम। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर हम इसका इसी तरह यहाँ पे हम जिस तरह हम लोगों ने फास्फोरस लगाया अगर हम इसका अमोनिया का जो है वो कंपाउंड बनाएं R3N, ये हमारे पास जो है CH2, लेकिन ये जो है वो इस तरह से स्टेबल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न वही है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल फ्री नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करे और ये पाई बॉन्ड बनाए। दिस डिफरेंस इज़ रिफ्लेक्टेड इन रिएक्टिविटी। वो कहते हैं रिएक्टिविटी में भी ये डिफरेंस जो है वो देखा जा सकता है। द अमोनियम यील्ड आर जनरली क्वाइट बेसिक। अब वही बात है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज सेपरेशन है तो ये क्वाइट बेसिक होता है एंड क्वाइट रिएक्टिव, और इसके नतीजे में ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। द फास्फोनियम यील्ड आर मच लेस सो, जबकि फास्फोनियम के जो कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते और इतने ज़्यादा बेसिक भी नहीं होते। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है, अब देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो है प्लस चार्ज हमेशा रहा है और इसके जो बाकी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्जेस जो हैं ये स्टेबलाइज नहीं हुए जैसे कि हमारे पास फास्फोरस में स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि हमारे पास जो है फास्फोरस जो है वो अपने डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करता है इन पाई बॉन्डिंग।